गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसकी जनरल एक बार हम देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन which involves both oxidation and reduction is known as redox reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जहां पर रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इस रिएक्शन में देखें तो यहां जिंक जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां देखें कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मीन्स गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर मेटल में जा रहा है। इस तरह से यहां पर हम देखें ऊपर इस रिएक्शन को देखें तो द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब यहां पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिंक। द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग कॉपर आयन, यानी कि इस ऊपर रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। इन द सेम वे सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जो स्वयं रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर कौन सा है? कॉपर सल्फेट, जो खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट कहते हैं। और द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है परंतु दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, एंड रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। इसको हम यहां पर जो सब्सटेंस है रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक है। जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर सल्फेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप के साथ डील करती है। अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। एक बीकर लेते हैं, ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेके इसके अंदर एक जिंक रोड डिप कर दी। जिंक रोड को डिप किया तो जिंक रोड डिप करने से हम देखेंगे कुछ ही समय में बीकर जो है गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। इससे क्या पता लगा कि इसके अंदर
कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, और केमिकल रिएक्शन जो है उससे केमिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो रही है। अब ये हीट जो इवॉल्व हुई है ये हमारे लिए यूजलेस है। अब इसको हमने अपने उसके लिए यूटिलाइज करना है, किसी कार्य के लिए यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज करने के लिए केमिकल एनर्जी जो इसमें रिलीज हुई थी उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के लिए एक सुटेबल अरेंजमेंट होता है जिसको हम वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर जो रिएक्शन हुई थी इस बीकर के अंदर, जो कॉपर सल्फेट और जिंक क्लोराइड की रिएक्शन थी, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार हमने रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, और एक्सटर्नल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहां दिखाया गया है कि एक बीकर है, इस बीकर में हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया, और NaCl के सॉल्यूशन लेके उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रोड डिप करे तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, इसको बैटरी से अटैच किया, और बैटरी से अटैच करते हुए जो बैटरी का जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से अटैच है उसको हमने एनोड का नाम दिया, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच है उसको हमने कैथोड का नाम दिया। और जैसे इसमें से करंट पास हुआ, तो करंट पास होने पर जो NaCl था वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होने से अब Na पॉजिटिव है, तो ये इसमें बीकर के अंदर जो Na पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव कैथोड की ओर जाएगा, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। Na पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और Cl नेगेटिव आयन वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। यहां पर ये Na अपने कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा, और Na की फॉर्म में यहां इस कैथोड के ऊपर अटैच हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन यहां एनोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां एनोड के ऊपर जो एनोड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से हमने ये पाया, इसमें ये पाया हमने कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और इस डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये एनोड कैथोड और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे और कहां पर होती है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, NOx रेड कैट, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। इसको NOx रेड कैट के नाम से भी याद किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte by passage of electricity
through its aqueous solution form or molten state। और अब अभी हमने देखा है कि ये रिएक्शन जो हो रही है इस बीकर के अंदर, कैथोड पर जो कैथोड है हमारा, वहां पर Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो रहा है और उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और इसको हम प्राइमरी चेंज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहां पर जब Na इलेक्ट्रॉन गेन करके Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको प्राइमरी चेंज कहा जाता है। एनोड पर एट एनोड Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl एटम में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसको भी हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। अब ये जो Cl एटम यहां बना, ये स्टेबल नहीं है, तो ये Cl एटम दूसरे Cl एटम से कंबाइन होगा और Cl2 में कन्वर्ट होगा। तो Cl एटम प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा, और ये जो Cl2 है ये स्टेबल है। यहां पर इसको हम सेकेंडरी चेंज कहेंगे। ये सेकेंडरी चेंज के नाम से जाना जाता है, इसको सेकेंडरी चेंज बोल लेंगे। तो इस सेल के अंदर एनोड पर Cl2 रिलीज हो रही है और कैथोड पर Na डिपॉजिट हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन जो हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन 2NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कन्वर्ट हो रहा है Na कैथोड पर और Cl2 एनोड पर। तो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस देखी थी, NaCl मोल्टन स्टेट में था, और अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे हैं कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन में है। ये थोड़ा सा उससे अलग है पहले वाले से। जब NaCl यहां पर हम देखें कि NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है। अगर हम यहां H2O की देखें, H2O जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, जिसका कि पार्शियल डिसोसिएशन होता है। अब हमारे पास कैथोड पर एनोड पर कौन जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव भी हमारे पास सॉल्यूशन में है और H पॉजिटिव भी। दो पॉजिटिव आयन हमारे पास हैं। दो पॉजिटिव आयन में से, जैसा कि हमने पहले जनरल उसमें देखा था कि कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, तो अब यहां पर दो पॉजिटिव आयन हमारे पास, दो में से एक ने मूव करना है। तो एक कौन सा मूव करेगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। और ये हमारे पास यहां पर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल Na पॉजिटिव की अपेक्षा कम है, उससे लोअर है, तो इसलिए H आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H एटम हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। ये प्राइमरी चेंज है और रिडक्शन हो रही है। अब ये जो H एटम है, हाइड्रोजन एटम, ये अनस्टेबल है, ये दूसरे H एटम से कंबाइन होगा और H2 गैस में कन्वर्ट होगा। ये सेकेंडरी चेंज है, यानी कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी।
इवोल्व होगी। और इसी तरह एनोड पर हमारे पास दो नेगेटिव आयन है, एक Cl नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। तो दोनों में से एनोड की तरफ कौन सा एनायन मूव करेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा। और यहां पर क्लोरीन का Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है OH नेगेटिव से। तो Cl नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे और Cl नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है और क्लोरीन जो है ये एटम है अनस्टेबल है, ये दूसरे क्लोरीन एटम से कंबाइन होगा तो Cl2 में कन्वर्ट होगा। ये सेकेंडरी चेंज है। और इस तरह से यहां पर एक्वस सॉल्यूशन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखी तो एनोड पर Cl2 रिलीज हो रही है और कैथोड पर H2 रिलीज हो रही है। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम या ज्यादा है इसको आप एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें प्रत्येक का डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा हुआ, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगला एग्जांपल हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड वाटर ये कर रहे हैं। अब ये एसिड वाटर क्या होता है? वाटर के अंदर हमने एसिड मिला दिया तो उसको हम एसिड वाटर बोल लेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो वीक आयनाइज होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसके अंदर हम जब एसिड मिला देते हैं कोई एसिड, तो एसिड मिलाने से ये उसको बेटर कंडक्टर कर देता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरह से उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। और यहां पर जैसे दिखाया गया है कि जब H2O में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। और एसिड में H2SO4 हमने लिया, H2SO4 में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास तीन तरह के आयन होंगे, एक तो H पॉजिटिव, दूसरा OH नेगेटिव और तीसरा SO4 2 नेगेटिव। ये तीन तरह के आयन होंगे। अब कैथोड पर तो जैसे पहले बताया गया है कि पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और दोनों पॉजिटिव सेम है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है तो इसलिए कैथोड पर तो H पॉजिटिव मूव करेगा और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी चेंज है, रिडक्शन है। और ये H एटम जो है अनस्टेबल है तो H एटम दूसरे H एटम से कंबाइन होगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकेंडरी चेंज है। तो इस तरह से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अब कैथोड एनोड की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के नेगेटिव आयन है, एक OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। और जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि अगर दोनों नेगेटिव आयन है तो मूव एक आयन ने करना है, तो कौन सा आयन मूव करेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। और ये डिस्चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कम है और किसका ज्यादा है। तो ये OH यहां पर OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2 नेगेटिव से कम है, इसलिए OH नेगेटिव जो है एनोड की तरफ
मूव करेंगे और OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्राइमरी चेंज है। फिर ये OH जो है अनस्टेबल है, ये 4 OH आपस में कंबाइन होंगे और वाटर और प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे, ये सेकेंडरी चेंज है। तो इस तरह से एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड वाटर में। तो हमारा अगला टॉपिक है फैराडेज लॉज। फैराडे ने 1833 में दो चीजों की रिलेशनशिप की स्टडी की और 2 लॉज दिए। अब जिनकी उसने स्टडी की थी वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड और अमाउंट ऑफ करंट पास्ट। इन दोनों को रिलेशनशिप को स्टडी किया और 2 लॉज दिए जिनको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे का क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम, तो जो सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मान लिया कि एक सब्सटेंस W ग्राम डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर और उसमें से Q कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इज इक्वल टू ZQ। अब Z यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कहते हैं। तो अभी हमने देखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट और W इज इक्वल टू Z इंटू Q। Z एक कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q जो है वो इक्वल टू होता है I इंटू टी के। यहां पर I जो है वो करंट इन एम्पियर है और T जो है वो टाइम है। तो हम Q की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। अब हमने किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जब ये दोनों वैल्यू I और T की वैल्यू एक कर देंगे तो हम Z की वैल्यू जान सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जब हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हैं तो जो W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस के एंड में जब हम ये देख लेंगे कि सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो उससे हम Z भी निकाल सकते हैं। और यहां पर तो इससे
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या डेफिनेशन निकल के आती है, वो इस तरह से है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड when 1 coulomb electricity is passed through electrolyte or when 1 ampere current is passed for 1 second. तो अब हम आते हैं फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने आपको पहले लॉ में बताया था शुरू में कि फेरेडेज लॉ है वो दो चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और दूसरा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। अब यहां पर भी दोनों चीजें हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट और मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड लॉ की डेफिनेशन आई वो इस तरह से है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, the masses of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights. अब यहां पर डिफरेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स, और सेम क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो हमने क्या किया, दो डिफरेंट बीकर लिए और उन एक बीकर में AgNO3 और दूसरे बीकर में CuSO4 लिया। अब दोनों बीकर को दो इलेक्ट्रोलाइट्स लगाए और उनको दो इलेक्ट्रोड्स लगाए और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जैसा कि यहां आपको दिखाया गया है, इस बीकर का कैथोड दूसरे बीकर के कैथोड से कनेक्टेड है और यहां से एनोड जो है दूसरे एनोड से कनेक्टेड है। जब हमने इसमें अब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की तो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर Ag जो है इस बीकर में कैथोड पर डिपॉजिट हो गया और दूसरे बीकर में कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब ये जो डिपॉजिट हुआ इससे ये निकल के आया कि मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। आपने यहां इसमें ये ध्यान रखना है, जब हम ये निकाल रहे हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो अगर आप इस बीकर में कैथोड पे ले रहे हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो दूसरे इसके कोरस्पॉन्डिंग ही आपने नोट करना है। अगर यहां आप कैथोड ले रहे हैं तो दूसरे बीकर में भी आपने कैथोड को लेना है। अगर आप यहां पर इस बीकर में एनोड पर ले रहे हैं तो आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग एनोड को ही दूसरे बीकर में देखना है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने
मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस को कंसीडर किया और कंसीडर करने पे ये देखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन से एक सोडियम एटम प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल सोडियम एटम प्रोड्यूस होंगे और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये पाया गया कि दो इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि दो मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल क्लोरीन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम रेशियो की हेल्प से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मोल सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम आते हैं चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये इक्विवेलेंट होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगाड्रो नंबर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जो आई 96487 और हम इसको अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम पर मोल ले लेते हैं। ये जो 96500 कूलम पर मोल ये फैराडे कांस्टेंट है और इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो अब ये कंक्लूजन निकल कर आया कि इफ n electrons are involved in the electrode reaction, the passage of n Faradays n into 96500 coulomb of electricity will liberate 1 mole of substance. For example, हम यहां देख रहे हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व का मतलब ये है कि हमें 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी एक मोल कॉपर लेने के लिए। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी एक मोल एल्यूमिनियम के लिए। तो इस तरह से यदि हम देखें, जैसा कि कंक्लूजन में लिखा ऊपर कि n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यदि पास करते हैं तो हमें एक मोल प्राप्त होता है, और 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यदि पास करते हैं तो हमें 1/n मोल प्राप्त होंगे और ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से ये दो हमारे पास फार्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 96500, और दूसरा है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू W/Q इंटू 96500, यानी कि
यदि हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट पता है और चार्ज पता है तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं।